नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से पाठ 6 कविता उषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कवि शमशेर बहादुर सिंह जो कि प्रगतिशील कवि हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका कवि परिचय। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के पत्र रूपाब में भी कार्य किया। 1977 में चुका हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया था। इनकी रचनाएं हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने कुछ और कविताएं चुका हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, ये रचनाएं इनकी हैं। और काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक क्षेत्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। इनकी भाषा शैली है। शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज ही अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों पर दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि ये कविता का सार क्या है। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य, भोरकालीन होता है अभी सूर्य नहीं उदय हुआ है, उससे पहले का समय, इसके रंग रूप वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस प्रकार साकार हो जाती है कि वो राख से लिपे हुए चौके जैसा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है, या यूँ लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेता यानी कि सफ़ेद किरणें यूँ लगती हैं मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारे सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। कविता की पृष्ठभूमि क्या है? इस कविता में गांव में भोर के समय के सूर्योदय तक के समय का गतिशील चित्रण बड़े ही अच्छे उपमानों से किया गया है। इस कविता का आद्य में शुरू से लेकर अंत तक अध्ययन करने के पश्चात पाठक भोर के नभ की सुंदरता का स्वयं ही अवलोकन करने के लिए ललायित हो जाता है। अब चलते हैं कविता की ओर। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ये प्रातः काल का जब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है ना, तो आप देख रही हैं कि ये आकाश कितना गहरा नीला यानी कि काला और नीला दिखाई दे रहा है, जैसे इस शंख का रंग है। शंख का रंग और आकाश का रंग देखिए दोनों एक जैसे हैं। प्रातःकाल का जो नभ है, प्रातःकाल यानी सूर्योदय से पहले का समय इतना नीला, इतना काला दिखाई देता है जैसे कि शंख हो, गहरा नीला शंख हो।
तो इसके आगे है, जैसे कि राख से लीपा हुआ चौका गीला पड़ा है। चौका क्या होता है? गांव में जो खाना बनाने का स्थान होता है उसे चौका कहा जाता है। जैसे ये चौका है, गांव में खाना ऐसे बनाया जाता है। ये जो चूल्हा है, तो गृहिणियाँ क्या करती हैं, प्रातःकाल समय में इसको गोबर से लीपती हैं, पवित्र बनाती हैं। तो ये है उसका प्रतीक, उसे पवित्र बनाती है। अब चलते हैं इसकी शब्दार्थ और व्याख्या की ओर। प्रातः नभता बहुत नीला शंख, जैसे भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। प्रातः यानी कि प्रातः का, सुबह का समय, नभ आकाश, भोर सुबह से पहले का समय, चौका रसोई की जगह। और इसमें नीला शंख, इसमें उपमा अलंकार है, सरल शब्दों का प्रयोग है, नए उपमान दिए गए हैं, 2 वर्णों वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो, यह एक बहुत शब्द अगर छोड़ दें तो कवि ने इस पूरी ही कविता में 2-2 वर्णों वाले शब्दों का प्रयोग किया है, ज़्यादा प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। ये है प्रातःकालीन जो गांव में चूल्हा होता है। तो अब है इसकी व्याख्या। इसमें कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश का रंग शंख के समान गहरा नीला था। उसके बाद भोर हुई। भोर के समय में नीला रंग थोड़ा सा मंद पड़ गया, थोड़ा हल्का हो गया और वातावरण में नमी दिखाई देने लगी। सुबह सुबह आप देखते हैं ना कि घास पे भी छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। ऐसा लगता है मानो आकाश न हो बल्कि राख से लीपा हुआ चौका हो, जो कि अभी गीला पड़ा है। नमी के कारण गीलापन था और रंग क्या था? राख का गहरा। वैसे राख अगर सूखी होती है तो हल्की नीली होती है, लेकिन जब उसे पानी से गीला कर दिया जाए तो वो गहरे नीले रंग की होती है। तो राख की इसकी जो तुलना है, राख से लिपा हुआ चौका जो गहरे नीला आकाश है, पहले इसकी तुलना की गई है नीले शंख के साथ और फिर राख से लिपे हुए चौके के साथ। अगली पंक्तियाँ, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। काली सिल, सिल क्या होता है? पत्थर होता है, जिस पत्थर पर हम चटनी इत्यादि पीसते हैं। जैसे ये गृहिणी काली सिल पर कुछ पीस रही है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो। ये इस पर लाल रंग का केसर पीसा जा रहा है, जैसे इस काली सिल पर लाल रंग का केसर पीस जा रहा है। तो अब इसमें है शब्दार्थ देख लेते हैं। सिल मीन्स होता है मिसाला पीसने वाला पत्थर। केसर यानी कि एक फूल होता है लाल रंग का। मलना मीन्स होता है घिसना। काली सिल में अनुप्रास अलंकार है, सरल शब्दों का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है और उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जैसे धुल गई हो, संदेह अलंकार है इसमें। ये जैसे स्लेट है, स्लेट जिस पर बच्चे लाल बत्ती से लिख रहे हैं, खड़िया चाक जिसे बोला जाता है। खड़िया चाक मिट्टी का जो लाल मिट्टी से बना हुआ चाक होता है जिस पर लिख रहते हैं, इसकी उपमा भी की गई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। सुबह प्रातःकालीन के झुटपुटे में, यानी कि जो झुरमुट सा बना हुआ होता है बादलों का, उसमें अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसे लगता है। लाली जो होती है यानी कि एक तो अंधेरा है और उसमें लाली, ऐसे लगता है जैसे मानो गहरी काली सिल पर, पत्थर की सिल पर थोड़ा सा लाल केसर उस सिल को धो दिया हो। अंधेरा काली सिल के समान प्रतीत होता है और उसके ऊपर सूरज की लाली की तुलना किसके साथ की गई है? केसर के साथ की गई है। वातावरण ऐसा लगता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया हो। बच्चों ने मानो काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक से कुछ लिख रहे हो। अंधेरा काले स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की जो किरणें होती हैं, लाली होती है, वो मिट्टी के समान दिखाई देती है। अगली पंक्ति है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। जब सूर्य उदय होता है तो ये जादू टूटने लगता है। जैसे ये सूर्य उदय हो रहा है, गौर झिलमिल देह किसी की नील जल में निकल रही हो। जब सूर्य उदय होता है यानी कि सूर्य की किरणें थोड़ा सा और समय, गतिशील चित्र है ना, तो गतिशीलता तो है, सूर्य उदय हो रहा है।
तो इस तरह लगता है कि उस आकाश को देखकर जब सूर्य की किरणें थोड़ा थोड़ा बाहर निकलती हैं आकाश के, ऐसे लगता है कि कोई गौरी देह वाली युवती जो है उसमें नीले जल में, नदी के नीले जल में स्नान कर रही हो, ऐसी उसमें उपमा की गई है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और वो जो किरणें हैं हिलती हुई ऐसे दिखाई देती हैं जैसे युवती का शरीर उस पानी में, नीले पानी में हिल रहा हो। और जादू टूटता है। अब ईशा का सूर्योदय हो रहा है। गौर गौरा झिलमिल जगमग जादू सुंदरता, सूर्योदय, सूर्य का उदय होना, सनराइज होना। नील जल में अनुप्रास अलंकार है, सरल शब्दों का प्रयोग है, और नील जल में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अब इसकी व्याख्या। प्रातःकालीन समय, भोर के समय में जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की सफ़ेद आभा दिखने लगती है, उस गहरे नीले रंग में सूर्य की सफ़ेद आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की देह झिलमिला रही हो। कुछ समय बाद जब सूर्य उदय होता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम से छुमंत्र हो जाता है। जब सूर्य उदय हो जाता है ना, तो जो दृश्य कभी अपनी आंखों से आकाश में देख रहा था, तो सूर्य उदय होने के साथ ही वो जादू जो है उषा का अब उसकी आंखों से एकदम से ओझल हो जाता है, छुमंत्र हो जाता है। तब जो है सूर्य उदय हो जाता है। देखो, जब सूर्य उदय हुआ तो ये जो नीला जल है, ये जो शंख की उपमा है जो युवती के साथ वो की गई है, केसर के साथ सिलबट्टा, स्लेट के साथ खड़िया लाल मिट्टी चौक, सब कच्छ जो है छुमंत्र हो गया है सूर्य उदय होने के साथ। तो इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष कवि ने बताया है कि कवि ने उषाकालीन सूर्योदय के समान आकाश का मनोहारी दृश्यावली को घरेलू बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये बिंब मीन्स होता है इमेज। ये बिंब हमें गांव की मोहक, भोर और जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं जिनमें अनोखा सौंदर्य समाहित है। काव्य सौंदर्य, भाषा सहज और संस्कृत निष्ठ हिंदी है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग दृष्टव्य है, विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भोर का नभ में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत काली सिल में उपमा अलंकार है। प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, जैसे नीला जल, नीला आकाश का द्योतक है। गौर झिलमिल दे सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है। उषा का मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। अब है इसके बहुत छोटे छोटे प्रश्न। भोर का आकाश किसके समान लगता है? भोर का आकाश नीले शंख के समान नीला लगता है। दूसरा प्रश्न, कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? नीले आकाश में भोर के हल्के सफ़ेद प्रकाश में मिल जाने से राख जैसा रंग दिखाई देता है, इस कारण कवि ने उसे राख से लिपा हुआ चौका बताया है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू टूटने का क्या अर्थ है? उषा के जादू टूटने से अभिप्राय है कि सूर्योदय होते ही आकाश में दिखाई देने वाला उषा का मनमोहक दृश्य समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि ने उषा की लालिमा के आकर्षक दृश्य को पाठकों के हृदय में उतारने के लिए दो उपमानों को चुना है। लाल केसर का बना रंग भी उषा की लालिमा जैसा होता है। यदि उसे काली सिल को धो दिया जाए तो आकाश में उषा की लालिमा के दृश्य का आभास कराया जा सकता है। इस प्रकार स्लेट का रंग भी काला होता है। उस पर यदि लाल खड़िया चाक मल दिया जाए तो उसके माध्यम से काले या नीले आकाश में उषा की लाली के रूप में देखा जा सकता है। उषा के जादू को पाठकों तक पहुंचाना चाहता है वो। उषा कविता में कवि का क्या संदेश है? कवि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी कविता के प्रयोगवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उषा कविता में प्रकृति चित्रण में कवि ने कुछ नए प्रयोग किए हैं। इस कविता में उषा काल का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है तथा कवि ने परंपरा से हटकर नवीन उपमानों के प्रयोग से पाठकों की प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ाई है।
उषा कविता की शिल्पगत विशेषता क्या है? शमशेर बहादुर सिंह एक प्रयोगवादी कवि हैं। उन्हें कविता के शिल्प में नए नए प्रयोग करने में आनंद आता है। कविता उषा में कवि ने भोर के प्रतिपल बदलते हुए दृश्य को शब्दों में बांधने के लिए नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। प्रातःकालीन आकाश को नीला शंख राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल पर लाल केसर, लाल खड़िया चौक से मली स्लेट तथा नीले झिलमिलाते गौरवर्ण शरीर जैसे नए उपमानों को प्रस्तुत किया है। अतः उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता उसमें नवीन बिंब योजना है और ये एक गतिशील चित्रात्मक प्रयोग है। शमशेर बहादुर सिंह की उषा की प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भोर होने को है, गहरा नीला आकाश एक विशालकाय नीले शंख जैसा लग रहा है। नीले आकाश में भोर का धुंधला प्रकाश ऐसा लगता है मानो वह राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी गीला पड़ा है, या आकाश एक विशाल काली सील जैसा लगता है जिसे लाल केसर के जल से धो दिया गया हो, या नीले आकाश में उषा की यह लालिमा ऐसे लगती है मानो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया गया हो, या नीले जल में झिलमिलाती किसी रमणी का शरीर है, गोरा शरीर है जो लहरों में के जल में हिलता हुआ सा दिखाई देता है। तो बच्चा ये थे इस पाठ की व्याख्या, काव्य सौंदर्य और प्रश्न उत्तर। इस पाठ को आप दोबारा से पढ़िए, इनके प्रश्न उत्तरों को याद कीजिए, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को फिर से पढ़कर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।